So finally, after enjoying my New Year holiday, I was back to my work and I was reading reports. And मैंने ये बहुत ही अच्छी रिपोर्ट पढ़ी regarding the market outlook for 2023 by ICICI AMC. And ये रिपोर्ट इज़ अमेजिंग। मतलब इसमें एसेट एलोकेशन कवर हुआ है, इसमें ये कवर हुआ है कि आपको कब किस एसेट को यूज़ करना है, और इसमें एक और बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ कवर हुई है, वो ये कि हमारा जो वर्ल्ड का फाइनेंशियल सिस्टम है वो किस तरीके से चेंज हो रहा है, एंड नेक्स्ट ईयर के लिए नहीं बल्कि नेक्स्ट डेकेड के लिए इसमें क्या चेंजेस आ सकते हैं, एंड हमें अपने इन्वेस्टमेंट्स को किस तरीके से स्ट्रक्चर करना है। तो आप ये वीडियो को एंड तक जरूर देखिए, स्पेशली अगर आप इन्वेस्टमेंट करते हैं। अगर आप नहीं भी करते हैं तो भी मैं बोलूँगा आप इस वीडियो को एंड तक जरूर देखिए, क्योंकि आप फ्यूचर में कभी ना कभी इन्वेस्टमेंट चालू करेंगे, एंड ये वीडियो आपकी इन्वेस्टमेंट जर्नी में बहुत हेल्पफुल साबित हो सकता है। तो बिना टाइम वेस्ट करे मैं आपके साथ स्क्रीन शेयर करता हूं एंड हम इस रिपोर्ट के इंपॉर्टेंट पॉइंट्स के बारे में बात करते हैं। लेट्स स्टार्ट। तो हम आ चुके हैं स्क्रीन पे और आप सब मेरी स्क्रीन को देख पा रहे होंगे। तो इससे पहले कि हम 2023 और उसके आगे की बात करें, हम ये देख लेते हैं कि 2022 में क्या हुआ था। सो 2022 में डेवलप्ड एंड इमर्जिंग मार्केट्स का रिटर्न नेगेटिव था, -20%। विथ इमर्जिंग मार्केट्स का ओवरऑल रिटर्न -23% था। लेकिन सरप्राइजिंगली इंडिया का रिटर्न इस टाइम में +5% रहा, एंड इंडिया हैज़ बीन द आउट परफॉर्मर। इंडिया हैज़ बीन वन ऑफ द बेस्ट परफॉर्मिंग मार्केट्स इन द लास्ट ईयर, मोर सो आफ्टर कोविड इंडिया हैज़ बीन आउट परफॉर्मिंग। लेकिन हम सारे डेवलप मार्केट्स का रिटर्न देखे, US, फ्रांस, जापान, साउथ कोरिया, ऑल ऑफ देम हैव बीन नेगेटिव। सो ये डेवलप मार्केट्स के रिटर्न नेगेटिव क्यों रहे हैं लास्ट ईयर? वो इसलिए रहे हैं बिकॉज इन्फ्लेशन हैज़ बीन वन ऑफ द मेजर प्रॉब्लम्स, एंड सेकेंड प्रॉब्लम हैज़ बीन हाई इंटरेस्ट रेट विच द सेंट्रल बैंक हैज़ डन टू काउंटर द इन्फ्लेशन। इन दोनों रीजन्स की वजह से जो है इक्विटी मार्केट्स के रिटर्न नेगेटिव रहे, मोर सो इन डेवलप्ड इकोनॉमीज। इंडिया में नेगेटिव क्यों नहीं रहे? इंडिया में नेगेटिव इसलिए नहीं रहा है अभी तक बिकॉज इंडिया हैज़ स्ट्रॉन्ग फंडामेंटल्स एंड इंडिया हैज़ बीन एबल टू काउंटर द प्रॉब्लम ऑफ इन्फ्लेशन टू अ सर्टेन एक्सटेंट। वाई? बिकॉज RBI ने पहले ही अपने रेट्स को रेस करना चालू कर दिया था, सो प्रीएम्प्ट कर लिया था कि ये प्रॉब्लम आ सकती है टू अ सर्टेन एक्सटेंट। बट क्या गोइंग फॉरवर्ड ये होते रहेगा? क्या गोइंग फॉरवर्ड इंडिया विल कंटिन्यू टू आउट परफॉर्म? ये एक बहुत बड़ा क्वेश्चन मार्क है इस चीज़ पे, एंड ये काफ़ी सारी चीज़ों पे डिपेंड करेगा गोइंग फॉरवर्ड। नाउ हम आगे ये डिस्कस करने वाले हैं कि कौन कौन से मेजर पॉइंट्स हैं जो कि आने वाले कुछ ईयर्स तक इक्विटी मार्केट्स के रिटर्न को या फिर डिफरेंट एसेट क्लासेस के रिटर्न को इफ़ेक्ट कर सकते हैं, एंड ओवरऑल उन सब पॉइंट्स को किस तरीके से ध्यान में रखते हुए हमें अपने पोर्टफोलियो को स्ट्रक्चर करना है। सो वन ऑफ द मेजर पॉइंट्स इज़ इन्फ्लेशन। ठीक है, लास्ट ईयर भी जो रिटर्न्स नेगेटिव रहे हैं वर्ल्ड में वो इन्फ्लेशन की वजह से ही रहे हैं, एंड यहाँ पे क्या हो रहा है? यहाँ पे हमें एक सिस्टमिक चेंज दिख रहा है, एक सिस्टम में बहुत बड़ा चेंज दिख रहा है। वो चेंज क्या दिख रहा है कि लास्ट 30 ईयर्स में फ्रॉम 1992 टू 2020 लगभग ये 28-30 ईयर्स के पीरियड में US, UK, यूरोप, इन सब रीजन्स का जो इन्फ्लेशन है, डेवलप्ड इकोनॉमीज़ का जो इन्फ्लेशन है वो 4% के नीचे ही रहता था, है ना, विच उसका जो मतलब एवरेज था अराउंड 3% के आसपास ही था। लेकिन व्हाट वी आर सीइंग इन द लास्ट 1 ईयर और 1.5 ईयर कि वह इन्फ्लेशन ने जो है उसका जो हायर बाउंड है 4% का उसे भी क्रॉस कर दिया है, एंड वो क्रॉस करने के बाद उसके काफ़ी ऊपर जा चुका है। वो 8%, 7%, इवन लाइक 9% तक टच कर रहा है। इससे क्या हो रहा है? इससे ये हो रहा है कि सेंट्रल बैंक्स को इन्फ्लेशन को कंट्रोल करने के लिए इंटरेस्ट रेट को रेस करना पड़ रहा है, जो कि सेकंड पॉइंट हो जाता है। ठीक है, और एक और चीज़ ध्यान में रखने की बात यह है कि जो इन्फ्लेशन का जो प्रॉब्लम है वो एकदम से सॉल्व नहीं होगा। बिकॉज ये प्रॉब्लम आया क्यों है? ये प्रॉब्लम आया इसलिए है कि जब कोविड आया था, जब इकोनॉमी स्लो डाउन हो गई थी, तो उसको काउंटर करने के लिए सेंट्रल बैंक, खासकर US का जो फेड है, उन्होंने काफ़ी सारा मनी प्रिंट करा ताकि इकोनॉमी चलती रहे ना। वो मनी जब सिस्टम में आया तो महंगाई बढ़ गई। अब वो मनी एकदम से सिस्टम के बाहर नहीं निकलेगा, उसे टाइम लगेगा। यानी कि जो हाई इन्फ्लेशन का पीरियड है ये आने वाले कुछ सालों तक चल सकता है। सो ये हमारा एक बहुत बड़ा शिफ्ट है। ठीक है, अब ये हाई इन्फ्लेशन की वजह से क्या हो रहा है? हाई इन्फ्लेशन की वजह से जो है पॉलिसी रेट्स गवर्नमेंट को बढ़ाने पड़ रहे हैं। पॉलिसी रेट्स क्यों बढ़ाने पड़ रहे हैं? क्योंकि उन्हें सिस्टम से पैसा बाहर निकालना है और इन्फ्लेशन को कम करना है।
सो ये हम पॉइंट ये जो है यहाँ पे देख सकते हैं स्लाइड में कि जो बैलेंस शीट जो है, बैलेंस शीट जो डेवलप इकोनॉमीज़ की है जैसे कि यूएस, यूरोप और जापान, इन सब की बैलेंस शीट बढ़ रही थी मतलब ये सारी कंट्रीज़ मनी को प्रिंट कर रहे थे। लेकिन अब ये काफ़ी मनी प्रिंट कर चुके हैं और अब शायद ये टाइटनिंग करेंगे, ईजिंग की जगह टाइटनिंग करेंगे यानी कि मार्केट से पैसा निकालने की कोशिश करेंगे और एक्स्ट्रा मनी को प्रिंट नहीं करेंगे। वो निकालेंगे कैसे? उसे निकालने के लिए इंटरेस्ट रेट बढ़ाएंगे। इंटरेस्ट रेट बढ़ाने से क्या होता है? इंटरेस्ट रेट बढ़ाने से जो है आपको आपका जो लोन का रेट है, जो जिस रेट पे आप लोन लेते हैं, जिस रेट पे कंपनीज लोन लेती है, वो बढ़ जाता है। उसके बढ़ने से क्या होता है? उसके बढ़ने से ये होता है कि कंपनीज रिस्क कम लेती है क्योंकि अब उनका जो कॉस्ट ऑफ कैपिटल है वो बढ़ गया है। ठीक है, और अब बहुत ही ऐसे चुनिंदा प्रोजेक्ट्स में इन्वेस्ट करा जाता है। पहले जब जो कॉस्ट ऑफ कैपिटल कम था तो कैपिटल मिलना आसान था यानी कि ग्रोथ ज़्यादा हो रही थी, हम बहुत सारे प्रोजेक्ट्स को फंड कर पा रहे थे एज ए कंट्री, एज ए इकोनॉमी। लेकिन अब कॉस्ट ऑफ कैपिटल बढ़ गया है तो हम बहुत सारे प्रोजेक्ट्स को फंड नहीं कर सकते। उससे कई बार डी ग्रोथ होती है, कई बार ग्रोथ स्टेगनेंट हो जाती है, जॉब लॉस होने लगता है। जैसे कि आप सभी लोग सुन रहे होंगे कि अमेज़ॉन ने जॉब्स कट करे हैं, फेसबुक ने जॉब्स कट करे हैं। तो ये सब होगा, ये सब इसलिए ही हो रहा है क्योंकि गवर्नमेंट अब टाइटनिंग कर रही है एंड इंटरेस्ट रेट्स बढ़ रहे हैं। सो कॉस्ट ऑफ कैपिटल बढ़ रहा है। एंड अगेन ये चीज़ भी अगले कुछ सालों तक रह सकती है। ऐसा नहीं होगा कि ये टाइटनिंग सिर्फ एक साल में ख़त्म हो गई है, ये आने वाले कुछ सालों तक चल सकती है। अनदर इम्पॉर्टेंट पॉइंट इज़ जियो पॉलिटिक्स। देखिए, जियो पॉलिटिक्स में खासकर हमें ये देखना है वॉर वाली सिचुएशंस। देखिए, लास्ट जो 30 ईयर्स थे 1990 टू 2018 वो काफ़ी पीसफुल रहे। लेकिन अगर हम उसके पहले की वर्ल्ड हिस्ट्री देखें तो वर्ल्ड में हमेशा कुछ ना कुछ वॉर या वॉर लाइक सिचुएशन या मेजर पावर्स के बीच में कॉन्फ्लिक्ट होता रहता था। उसकी वजह से क्या होता है और उसकी वजह से क्या होता है कि कहीं ना कहीं इश्यूज जब क्रिएट होते हैं तो इकोनॉमीज़ को फ़र्क पड़ता है। सिर्फ उन कंट्रीज़ की इकोनॉमी को फ़र्क नहीं पड़ता है, हर एक कंट्री की इकोनॉमी को फ़र्क पड़ता है। और ये चीज़ आज के टाइम में और ज़्यादा वैलिड है बिकॉज आज का जो वर्ल्ड है वो बहुत ज़्यादा ग्लोबलाइज्ड है। आज से शायद 50 ईयर्स पहले, 75 ईयर्स पहले इतना ज़्यादा ग्लोबलाइज्ड वर्ल्ड नहीं था। हर कंट्री एक दूसरे से इतना ज़्यादा कनेक्टेड नहीं थी, बट आज सब लोग कनेक्टेड हैं। अगर रशिया यूक्रेन में वॉर होता है तो उससे हर कंट्री को फ़र्क पड़ता है, हर कंट्री की इकोनॉमी को फ़र्क पड़ता है, उससे क्रूड ऑयल के प्राइस को फ़र्क पड़ता है, एनर्जी प्राइसेस को फ़र्क पड़ता है, जिससे हर कंट्री की इकोनॉमी को फ़र्क पड़ेगा ही पड़ेगा। और इकोनॉमी को फ़र्क पड़ेगा यानी कि इक्विटी मार्केट्स को फ़र्क पड़ेगा। तो गोइंग फॉरवर्ड क्या हो सकता है? नो, बिकॉज लास्ट 30 ईयर्स काफ़ी पीसफुल रहे हैं, लेकिन अब हम देख रहे हैं कि धीरे धीरे टेंशन्स राइज हो रही है। यूएस और चाइना के बीच में टेंशन है, रशिया और यूक्रेन के बीच में तो फुल फ्लैज वॉर ही चल रहा है। चाइना और ताइवान के बीच में टेंशन है, सऊदी में एक ऑयल डिस्प्यूट चल रहा है, मिडल ईस्ट की अपनी प्रॉब्लम चल रही है, इंडिया और चाइना के बीच में बॉर्डर इश्यूज चल रहे हैं, इंडिया पाकिस्तान के बीच में वर्बल कॉन्फ्लिक्ट्स होते रहते हैं। तो बहुत सारे वर्ल्ड में कॉन्फ्लिक्ट के जोन्स बन रहे हैं और अगर ये जोन्स एस्केलेट होते हैं तो ये इकोनॉमी के लिए, वर्ल्ड इकोनॉमी के लिए बहुत ख़राब होगा एंड इन टर्न इक्विटी मार्केट्स के लिए ख़राब होगा। नाउ नेक्स्ट स्लाइड पे हम मूव करते हैं। तो नेक्स्ट स्लाइड में हमने बेसिकली सारे पॉइंट्स को समराइज़ कर दिया है। सो पिछले 10-20 ईयर्स में लो इन्फ्लेशन था, आने वाले टाइम में हाई इन्फ्लेशन होगा। पिछले 10-20 ईयर्स में लो इंटरेस्ट रेट थे, आने वाले टाइम में हाई इंटरेस्ट रेट होगा। पिछले कुछ ईयर्स में अबेंडेंट लिक्विडिटी थी, आने वाले टाइम में लिमिटेड लिक्विडिटी होगी। पिछले कुछ टाइम में वर्ल्ड एट लार्जली पीसफुल रहा है, आने वाले टाइम में शायद ऐसा ना हो। तो अब ये सारे पॉइंट्स को हमें काउंटर कैसे करना है, हमें अपने पोर्टफोलियो को कैसे स्ट्रक्चर करना है कि हम इन सारे पॉइंट्स को काउंटर कर सकें, उसे हम देखते हैं। तो सबसे पहले हाई ग्लोबल इन्फ्लेशन मेजर प्रॉब्लम। लेकिन जब भी इन्फ्लेशन हाई होता है तो क्या होता है? रियल कमोडिटीज़ के प्राइजेस भी बढ़ते हैं, यानी कि गोल्ड, सिल्वर। तो अगर इन्फ्लेशन हाई रहेगा तो गोल्ड और सिल्वर का रिटर्न भी हाई रहेगा। तो हमें क्या करना है? हमें अपना पोर्टफोलियो का कुछ अमाउंट कमोडिटीज़ में इन्वेस्ट करना ही करना है। इससे क्या फ़ायदा होगा? इससे ये होगा कि अगर कोई इमरजेंसी आती है, कहीं पे वॉर जैसी सिचुएशन होती है, तो जो पैसा हमने कमोडिटीज़ में इन्वेस्ट कर रखा है वो हम अगर हमें ज़रूरत पड़ेगी तो वहाँ से हम निकाल सकते हैं। क्योंकि उस टाइम पे क्या होगा? इक्विटी मार्केट्स डाउन होंगे, वहाँ से पैसा निकालना एक अच्छा टाइम नहीं होगा, इक्विटी मार्केट्स को सेल करने का टाइम वो नहीं होगा।
दूसरी चीज़, अगर हमें इक्विटी में इन्वेस्ट करना है, अगर हमारी रिस्क एपेटाइट है, हमारा टाइम होराइजन लंबा है, तो हमें इंडिया में इन्वेस्ट करना है। इंडिया में क्यों इन्वेस्ट करना है? क्योंकि इंडिया के फंडामेंटल सबसे अच्छे हैं लॉन्ग टर्म में। देखिए शॉर्ट टर्म में दिक्कत आ सकती है क्योंकि सारे ग्लोबल मार्केट्स करेक्ट हो चुके हैं और इंडियन मार्केट इतना करेक्ट नहीं हुआ है, तो इंडिया का वैल्यूएशन हाई है। तो अगर इन फ्यूचर कोई दिक्कत आती है तो इंडिया का मार्केट नीचे जा सकता है। बट लॉन्ग टर्म में अगर हम देखें 5 ईयर्स, 10 ईयर्स, 15 ईयर्स के हिसाब से इंडिया इज़ द बेस्ट प्लेस टू इन्वेस्ट। थर्ड थिंग, इंटरेस्ट रेट बढ़ चुके हैं, इंडिया में भी इंटरेस्ट रेट काफ़ी बढ़ चुका है। तो इसका फ़ायदा हम कैसे उठाएं? इसका फ़ायदा हम उठा सकते हैं फिक्स्ड इनकम प्रोडक्ट में इन्वेस्ट करके, बॉन्ड्स में इन्वेस्ट करके, डेट म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करके। फोर्थ थिंग, अगर हमें ग्लोबल इन्वेस्टिंग करना है, देखिए फर्स्ट ऑफ ऑल अगर आपका पोर्टफोलियो 50 लाख से नीचे है, फॉर एन इंडियन इन्वेस्टर अगर आपका पोर्टफोलियो 50 लाख से नीचे है, आपको ग्लोबल इन्वेस्टिंग की कोई ज़रूरत नहीं है जी। अगर आप बाहर रहते हैं, आप मतलब जापान में रहते हैं, यूएस में रहते हैं, तो अगर आप वहाँ के मार्केट में इन्वेस्ट करें तो वो एक अलग बात हो गई। लेकिन आप इंडिया में रहते हैं, इंडियन इन्वेस्टर, और आपका पोर्टफोलियो 50 लाख से नीचे, आपको ग्लोबल इन्वेस्टिंग की कोई ज़रूरत नहीं है। आप इंडियन इक्विटी मार्केट में इन्वेस्ट करिए, गोल्ड सिल्वर में इन्वेस्ट करिए, डेट में इन्वेस्ट करिए, दैट इज़ मोर देन इनफ फॉर यू। ठीक है, तो ये इन पॉइंट्स का हमें ध्यान रखना है, हमें एक प्रॉपर फाइनेंशियल प्लान बनाना है और उस प्लान को फॉलो करना है। अगर आप मेरी हेल्प चाहते हैं फाइनेंशियल प्लान बनाने में, तो मैं डिस्क्रिप्शन में गूगल फॉर्म का लिंक दे दूंगा, आप उसे फिल कर सकते हैं एंड यू कैन कनेक्ट विद माई टीम एंड वी कैन मेक योर फाइनेंशियल प्लान टुगेदर। गोइंग फॉरवर्ड सारे पॉइंट्स हम समझ चुके हैं, इन्फ्लेशन, जियोपॉलिटिकल टेंशंस, सेंट्रल बैंक्स की क्वांटिटेटिव टाइटनिंग, एंड हमें किस एसेट को कब यूज़ करना है हम ये भी समझ चुके हैं, क्यों यूज़ करना है। तो ओवरऑल अगर हम इसको समराइज़ करें, वन वर्ड में अगर समराइज़ करें, तो हमें क्या करना है? हमें सेफ़ खेलना है। जी हाँ, हमें सेफ़ खेलना है। ये वो टाइम नहीं है कि हम सारा पैसा इक्विटी मार्केट में इन्वेस्ट करते हैं। अगर हमारे पास कुछ पैसा है तो उसे लंप सम इक्विटी मार्केट में इन्वेस्ट करें। ये टाइम है स्टैगर्ड इन्वेस्टमेंट का, धीरे धीरे इन्वेस्टमेंट करिए। ये टाइम है एसेट एलोकेशन का, कुछ पैसा आप कमोडिटीज़ में रखिए, कुछ आप डेट में रखिए, स्पेशली वो पैसा जो आपको नेक्स्ट 3 ईयर्स में रिक्वायर्ड होगा, उससे आप लो रिस्क इन्वेस्टमेंट प्रोडक्ट्स में रखिए, ना कि इक्विटी में। एंड द लास्ट एंड द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग, अगर आप ज़्यादा रिस्क लेना भी चाहते हैं तो आप वेट करिए। किसका वेट करिए? इक्विटी मार्केट्स के करेक्ट होने का वेट करिए। क्या 100% करेक्शन आएगा? इसकी कोई गारंटी नहीं है, कोई नहीं बता सकता, लेकिन चांसेस ऐसे हैं और ऐसा लग रहा है कि एक करेक्शन आ सकता है। ठीक है, पर्सनली मैं क्या करता हूँ, अगर आप ये जानना चाहते हैं तो चलो मैं आपको ये सीक्रेट बताता हूँ पर्सनली मैं कैसे करता हूँ। तो ये आप यहाँ पे ग्राफ देख रहे होंगे, ये ICICI AMC का ग्राफ है जिससे वो इक्विटी मार्केट का वैल्यूएशन निकालते हैं। एक बड़ा कॉम्प्लेक्स सा फॉर्मूला है, वो आप उनकी वेबसाइट पे देख सकते हैं। ये ग्राफ भी पब्लिकली अवेलेबल है उनकी वेबसाइट पे। इसमें बेसिकली सिंपल फंडा ये है कि अगर ग्राफ ग्रीन जोन में जा रहा है, मतलब इक्विटी मार्केट्स चीप हो रहे हैं और आपको इक्विटी मार्केट्स में इन्वेस्ट करना चाहिए। अगर मार्केट रेड जोन में जा रहा है, मतलब इक्विटी मार्केट्स महंगे हो रहे हैं, आपको वहाँ से रिडीम करना चाहिए। मेरा पर्सनल प्लान ये है कि मेरा जो आइडियल एसेट एलोकेशन है, फॉर एग्जांपल लेट्स से कि मेरा आइडियल एसेट एलोकेशन 80% है, तो मैं उसका 20% लेस यानी कि 60% अभी इक्विटी मार्केट्स में रखूँगा। ऐसा क्यों? क्योंकि जैसे ही ये ग्राफ ग्रीन जोन में आएगा, फर्स्ट ग्रीन जोन में आएगा, मैं 10% को इक्विटी में मूव कर दूँगा, मतलब मेरा इक्विटी एसेट एलोकेशन 70% हो जाएगा। जैसे ही वो नीचे वाले ग्रीन जोन में आएगा, मैं और 10 to 15% को इक्विटी में मूव कर दूंगा। एंड दैट्स ऑल, दैट इज़ माई सिंपल स्ट्रैटेजी। अगर आप चाहते हैं कि आपके हिसाब से आपकी पर्सनलाइज स्ट्रैटेजी बनाएं, सो अगेन डिस्क्रिप्शन में लिंक होगा, आप वो फॉर्म को भर के मुझसे कनेक्ट कर सकते हैं। आई होप ये वीडियो आपने पूरा देखा होगा एंड आपको अच्छा लगा होगा एंड इससे काफ़ी कुछ सीखने को मिला होगा। अगर ऐसा है तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए एंड मेरे चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब करिए। उसी के साथ जाते जाते बस मैं एक ही चीज़ कहना चाहूँगा, मैंने काफ़ी सारे यंग इन्वेस्टर्स को देखा है कि उनका 100% पोर्टफोलियो जो है वो इक्विटी में एलोकेटेड है। अगर आपने भी ऐसा कर रखा है तो ठीक है। कब ठीक है? जब आप वॉलेटिलिटी को हैंडल कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल लेट्स से मार्केट यहाँ से 30-40% करेक्ट होता है, तो अगर आपको उस पैसे की ज़रूरत नहीं है और आप उस पैसे को अगले 10 ईयर्स 15 ईयर्स तक रख सकते हैं एंड अपने इन पोर्टफोलियो को 30% 40% लॉस में देख सकते हैं, तो ठीक है, आप 100% इक्विटी एक्सपोजर रख सकते हैं। लेकिन अगर आप वो वॉलेटिलिटी हैंडल नहीं कर पाएंगे, अगर आपको कुछ पैसे की ज़रूरत अगले 4 साल 5 साल 3 साल में है, तो फिर आपको ज़रूरत है कि आप पैसा डेट की तरफ, कमोडिटीज़ की तरफ मूव करें। प्लीज़ ऐसा मत करिएगा कि आपको पैसे की रिक्वायरमेंट शॉर्ट टर्म में है और आप सारा पैसा इक्विटी में रख रहे हैं। दैट वुड बी अ ब्लंडर। इसी के साथ इस वीडियो को एंड करते हैं। मैं आपसे अलविदा चाहता हूँ। जय हिंद, जय भारत।